आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ भारत में बड़े बड़े राजवंश और विशाल साम्राज्य लगातार बन रहे हैं और फिर ताश के पत्तों की तरह गिर भी रहे हैं। लेकिन वहीं पूर्वी ब्रह्मपुत्र घाटी में एक ऐसा साम्राज्य था जो अपनी जगह पर बिल्कुल अडिग खड़ा था। तो चलिए सीधे इस ऐतिहासिक रहस्य में उतरते हैं। जी हाँ, पूरे 600 साल। इतिहास में बहुत ही कम ऐसे राजवंश हुए हैं जिन्होंने इतनी सदियों तक अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और सबसे बड़ी बात, अपनी आज़ादी को इस तरह अटूट रूप से बनाए रखा हो। आज के समय में बिना टूटे इतने लंबे शासन की कल्पना करना भी थोड़ा मुश्किल लगता है ना? यहीं से एक बड़ा रहस्य पैदा होता है। प्रवासियों का एक बहुत ही छोटा समूह भारतीय इतिहास के उन विशाल ताकतवर दिग्गजों के बीच आखिर कैसे बचा रहा? कैसे उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जो सदियों तक टिका रहा है? यह एक ऐसी कहानी है जहां सीमित संसाधनों वाले लोगों ने सिर्फ अपने भूगोल और अद्भुत बुद्धिमत्ता के दम पर सचमुच असंभव को संभव कर दिखाया। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, अहोम साम्राज्य की नींव, एक नई शुरुआत। बात है साल 1228 की। एक युवा राजकुमार सुखाफा अपने कुछ अनुयायियों के साथ पाटकाई पहाड़ियों को पार करके ब्रह्मपुत्र घाटी में कदम रखता है। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे अहम बात यह है कि सुखाफा कोई आम हमलावर या सिर्फ लूटपाट करने वाला शासक नहीं था। वो वास्तव में एक स्थायी घर की तलाश में था। उसने चराई देव को अपना केंद्र बनाया, जो आगे चलकर इस महान साम्राज्य का सांस्कृतिक और प्रशासनिक दिल बन गया। सुखाफा की सफलता का असली राज तलवार नहीं, बल्कि एक बहुत ही शानदार रणनीति थी, सामाजिक एकीकरण। उसने स्थानीय जनजातियों जैसे चुटिया, कच्छारी, मोरान और बराही के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। अपनी प्रशासनिक परंपराओं को वहां के स्थानीय रीति रिवाजों के साथ खूबसूरती से मिला दिया। इस गहरे सामाजिक मेलजोल ने साम्राज्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर दी, जिसे बाहर से हिलाना लगभग नामुमकिन हो गया। अब आते हैं दूसरे भाग पर, पाइक प्रणाली, जो इस साम्राज्य का असली इंजन थी। किसी भी साम्राज्य को सदियों तक चलाने के लिए एक मजबूत ढांचे की जरूरत होती है, और अहोम ने इसके लिए पाइक प्रणाली का आविष्कार किया। यह कोई आम सरकारी प्रणाली नहीं थी। इसके तहत राज्य का हर सक्षम व्यक्ति सीधे तौर पर सरकार की सेवा करता था, चाहे वो खेतों में काम करना हो, सड़कें और पुल बनाना हो, या युद्ध के समय सेना में लड़ना हो। पूरी आबादी एक लचीले और बेहद सक्रिय राष्ट्रीय संसाधन में बदल चुकी थी। जरा फर्क देखिए, पारंपरिक साम्राज्य खजाने में जमा धन और विशाल स्थायी सेनाओं पर निर्भर होते थे। पैसा खत्म, सेना बिखर गई। लेकिन अहोम साम्राज्य इसके बिल्कुल उलट था। यह सीधे नागरिकों की भागीदारी से चलता था। उनके पास एक ऐसा नागरिक सैनिक कार्यबल था जिसे जरूरत के हिसाब से तुरंत ढाला जा सकता था। बिना किसी विशाल खजाने के भी यह अनोखा तरीका उन्हें अविश्वसनीय रूप से मजबूत और संसाधन कुशल बनाता था। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, शक्ति का विस्तार, एक विशाल क्षेत्रीय शक्ति। 15वीं और 16वीं शताब्दी तक आते आते यह साम्राज्य अपनी सीमाएं बढ़ाने लगा था। कच्छारी और चुटिया जैसे शक्तिशाली पड़ोसियों के साथ संघर्षों ने अहोम सेना को बहुत अधिक अनुभवी और मजबूत बना दिया। उन्होंने पराजित क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कुछ और था। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के जटिल भूगोल को पूरी तरह समझ लिया था और अपनी विशेष नौसैनिक इकाइयां तैयार कर ली थीं, जो पानी पर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अब देखते हैं भाग 4, मंडराता हुआ खतरा, मुगल साम्राज्य से टकराव। जैसे जैसे अहोम मजबूत हो रहे थे, पश्चिम से एक बड़ा और भारी हथियारों से लैस खतरा उनकी तरफ बढ़ने लगा था। सच कहें तो यह मुकाबला बिल्कुल भी बराबरी का नहीं था। एक तरफ था विशाल मुगल साम्राज्य, जिसके पास अथाह धन, हजारों घुड़सवार और मैदानी युद्ध का जबरदस्त अनुभव था। दूसरी तरफ थे अहोम, जिनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन उनके पास उस इलाके की हर चीज का ज्ञान था और ब्रह्मपुत्र की लहरों पर राज करने वाले उनके घातक नौसैनिक बेड़े थे। अहोम नेता बहुत स्मार्ट थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि मुगलों से खुले मैदान में लड़ना सीधे आत्महत्या होगी। इसलिए उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी को सिर्फ एक सीमा रेखा नहीं माना, बल्कि इसे अपनी रणनीति का हिस्सा बना लिया। मुगलों की विशाल सेना ने अहोमों को लगभग घेर लिया था। अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन उस वक्त गंभीर रूप से बीमार थे और हार बिल्कुल सामने खड़ी दिख रही थी। लेकिन अपनी बीमार शैया से उठकर मोर्चे पर आते हुए उन्होंने जो कहा वो इतिहास में अमर हो गया। यदि मुझे अपने प्राणों की चिंता होती तो मैं इस पथ पर कभी नहीं आता। उनके इस एक वाक्य ने निराश सैनिकों में एक ऐसी अचूक ऊर्जा भर दी जिसने पूरा पासा पलट दिया।
और फिर जो हुआ वो कमाल था। एक छोटी सी सेना ने पानी के ऊपर एक विशाल शाही नौसेना को पूरी तरह तबाह कर दिया। मुगलों ने जमीन और नदी दोनों तरफ से घेरने की कोशिश की, लेकिन अहोमों ने बड़ी चतुराई से उन विशाल मुगल जहाज़ों को ब्रह्मपुत्र के संकरे चैनलों में फंसा लिया। इसके बाद अहोमों की छोटी और फुर्तीली नावों ने लगातार प्रहार किए, जिससे मुगल नौसेना ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। उन्हें पूरी तरह पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। चलिए अब पहुंचते हैं अपने अंतिम हिस्से पर, पतन और विरासत, अंतिम चरण और प्रभाव। देखिए, सरायघाट की इस शानदार जीत ने अहोमों का अस्तित्व तो बचा लिया, लेकिन हम सब जानते हैं कि कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिकता। 18वीं शताब्दी में मुआमुर या विद्रोह जैसे कुछ आंतरिक संघर्षों ने उनकी नींव को अंदर से कमज़ोर कर दिया। फिर 19वीं शताब्दी में बर्मी आक्रमणों ने भयंकर तबाही मचाई और अंततः 1826 में यांडबू की संधि के साथ ही ब्रिटिश अधिग्रहण हो गया। इसी के साथ 600 साल के इस बेजोड़ शासन का औपचारिक रूप से अंत हो गया। इतिहास का यह सफ़र हमें एक बहुत गहरा सबक देता है। अगर जीवित रहने के लिए अपने भूगोल और प्रकृति के अनुकूल ढलना इतना ज़रूरी है, तो ज़रा सोचिए आज की इस आधुनिक दुनिया में ऐसे कौन से भूगोलिक किले मौजूद हैं जिन्हें हमें संरक्षित करना चाहिए।